देखो मेनली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, डेरिवेटिव पार्ट हम नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो सब तो आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर ही रखा है। तो मेनली फोकस करेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट पे। तो यार हम अब क्या डिस्कस कर रहे हैं? यार हमें स्टार्टिंग से पता है कि लाइट लाइट का नेचर कैसा है। फिर ड्यूअल। भाई वेरी गुड, लाइट का एक डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि यार लाइट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे फिनोमेनन होते हैं, लेकिन कुछ फिनोमेनन हमारा लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर सकता है, वेयर एज कुछ फिनोमेनन ऐसे हैं जो लाइट का सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकता है। क्या मेरे को बता सकते हो कौन सा फिनोमेनन है जो सिर्फ पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर सकता है लाइट का? भाई पढ़ रखा होगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करी होगी, ऐसे कौन से फिनोमिनन है जिसके सिर्फ लाइट के पार्टिकल नेचर से ही समझा जा सकता है? पार्टिकल नेचर मतलब इसमें हम कंसीडर करते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, फोटॉन्स। तो बताओ कौन सा फिनोमिनन है वो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई वेरी गुड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन, एमिशन। ये सब फिनोमिनन कुछ ऐसे फिनोमिनन है जो लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर सकता है। वेरस कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जहां पे हमारा लाइट का वेव नेचर ज्यादा डोमिनेट करता है, मतलब वो सिर्फ वेव नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे फिनोमिनन बताओ जो सिर्फ वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है। फिर डिफ्रैक्शन। वेरी गुड, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो हमें क्या करना है, अब पूरी बात इसी पे डिस्कस करनी है, वेव नेचर पे ही डिस्कस करनी है। तो हमें अब ये सारे फिनोमिनन पढ़ने पड़ेंगे, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब चीजें। तो अब हम इस चैप्टर में क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, लाइट को बिल्कुल एक वेव की तरह कंसीडर करके चल रहे हैं। तो अगर हम लाइट को एक वेव की तरह कंसीडर करके चल रहे हैं, तो यार आपको वेव से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में भी ये चीज पढ़ाई थी कि सपोज ये एक मीडियम इंटरफेस है और कोई एक लाइट रे है जो फॉल डाउन कर रही है इस मीडियम पे, और ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, और ये लाइट दूसरे मीडियम के अंदर पास ऑन कर गई है, सपोज ये बेंड कर गई है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये इंसिडेंट रे है तो इसके पास कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, ये कुछ ना कुछ स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, और कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब ये दूसरे मीडियम में पास ऑन कर जाएगी, तो इसकी इंटेंसिटी, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर रिड्यूस हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी, ये कैसे कह सकते हो? सबसे पहले इंटेंसिटी के बारे में बताओ, इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई बाकी लोग बताओ, इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? या चलो स्पीड पे बता दो, स्पीड का तो पता ही होगा ना, स्पीड पे क्या कम हो फर्क जाएगी। पड़ेगा? भाई हमारी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि मैंने लाइट रे को बेंड कराया है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। मतलब ये नीचे वाला मीडियम मेरा कैसा होगा? डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मीडियम में हमारी स्पीड लाइट की क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, तो स्पीड विल डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर सेम रहेगी। वेरी गुड सुहानी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि मैंने आपको यह भी बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है। तो इधर सोर्स चेंज नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। उसके बाद यार मैंने आपको स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला बताया था। स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड रिड्यूस हो रही है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं हो रहे, तो वेवलेंथ में क्या चेंजेस होंगे? सर डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। भैया सब लोग चेक करो, सबको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है यस सर, कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, तो डेफिनेटली जो हमारी वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। और अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, तो याद रखना इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाइट रे तीन फिनोमिनन एक साथ करती है, रिफ्लेक्शन भी करती है, रिफ्रैक्शन भी करती है, एब्जॉर्प्शन भी करती है। तो हमें लाइट का कुछ पार्ट ही मिल रहा है, तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो हमें इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स पढ़ने हैं, भैया ध्यान दो हमें क्या क्या टर्म्स पढ़ने हैं। यार हमने कहा कि लाइट एक वेव है। अब ये लाइट किस टाइप की वेव है? अगर आपको पता हो भैया, हमारे पास दो टाइप की वेव होती हैं। अगर वैसे देखा जाए तो तीन टाइप की वेव्स होती हैं। क्या आप मेरे को बता सकते हो कौन कौन से तीन टाइप की वेव्स होती हैं? नहीं पता, चलो। यार एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कब प्रोड्यूस होती है? जब मेरा मीडियम का कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करे, वाइब्रेट करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को वाइब्रेट कराऊं, तो ये एक पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है,
तो ये कौन सी वेव प्रोड्यूस करेगा? ये मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस करेगा। मतलब मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है साउंड। वेरस हमारे पास एक दूसरी वेव होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यार ये बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी चीज है जो ऑसिलेट कर रही होगी? भाई बहुत डल रिस्पॉन्स। एक बार चेक करो, फिर से समझा रहा हूँ। कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज पूछ लो मुझसे। यार मैंने कहा हमने ये चीज तो डिस्कस कर लेना कि लाइट का डुअल नेचर है, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? लाइट का वेव नेचर पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमें वेव से रिलेटेड पहले सारे टर्म्स पता होंगे, तो ही हम ये चैप्टर इजीली समझ पाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वेव कितने कितने टाइप्स की है, तो याद रखो, एक होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में कौन ऑसिलेट करता है? मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है। जैसे यार आपने लोअर क्लास से पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब साउंड ट्रैवल करती है किसी एक मीडियम से, तो उस केस में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। इसलिए साउंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है? सॉलिड्स, लिक्विड या गैस? सबसे ज्यादा वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड्स में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो ज्यादा वाइब्रेशन मिलेगा। वेरएस अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता। क्या ऑसिलेट करते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। यार आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, कि सपोज मैं कह रहा हूं ये एक मेरी लाइट वेव है जो ट्रैवल कर रही है राइट हैंड साइड, मतलब ये ट्रैवल कर रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो लाइट रेज प्रोड्यूस किसने करी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन ने। तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रही होगी, और जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रही होगी। तो इस तरीके से म्यूचुअल वाइब्रेशन हो रहा होगा परपेंडिकुलरली, तब जाके लाइट रेज बनी होगी। तो याद रखना, इसका एग्जाम्पल क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका एग्जाम्पल है लाइट। तो याद रखना, लाइट हमारी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहे हैं। फिर हम थोड़े चैप्टर्स बाद मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, एटम्स और डुअल नेचर में, कि एक और वेव्स होती है जिसे हम कहते हैं मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स। मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स, इसके बारे में भी बहुत बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी आ जाओ सिर्फ लाइट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। तो यार मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। भैया आप ध्यान दो इधर। आपने ये चीज पढ़ रखी होगी कि अगर मैं एक कंटेनर ले रहा हूं और उस कंटेनर के अंदर लिक्विड डाल रहा हूं और लिक्विड में एक स्टोन ड्रॉप कर रहा हूं, तो फिर हमारे पास क्या रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे? और रिपल्स किस फॉर्म में क्रिएट होंगे? यार प्लीज सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करो। वेव। यार मैं कह रहा हूं सपोज ये मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया। अब क्या कर रहे हो? इस पे एक स्टोन ड्रॉप कर रहे हो। तो जब हम स्टोन ड्रॉप करेंगे ना, तो याद रखो इसमें है ना ऑटोमेटिकली रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप देखोगे जो रिपल्स क्रिएट हुए हैं वो किस फॉर्म में क्रिएट हुए हैं? वो ऑल्टरनेटिंग क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में हुए हैं। ऑल्टरनेटिंग क्रेस्ट और ट्रफ का मतलब है कि हमारे कुछ ना कुछ इस टाइप के वेव्स फॉर्म हो जाएंगे जो बिल्कुल एंड तक ट्रैवल करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। बढ़िया। तो अब आप ऐसे पॉइंट्स को पकड़ो जो सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब क्या है? ऐसे पॉइंट्स को पकड़ो जो हमेशा ऊपर पीक पॉइंट पे आ रहे हैं, या मतलब जिनकी पोजीशन हर जगह सेम है। तो अगर मैं ये व्हाइट डॉट्स जो ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो ये सारे वो वाले पॉइंट्स हैं जो हमारे क्रेस्ट के पीक पे आ रहे हैं। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, तो इन सबका लोकस हमें क्या देता है? क्या किसी को पता है? वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा। वेव फ्रंट। वेरी गुड सुहानी। तो हमें यही चीज पढ़नी है और इसी पे थोड़ा सा डिटेलिंग समझना है। वेव फ्रंट। भाई वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है? ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, मेन मेन मैंने फिर से बोला कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। वेव फ्रंट क्या है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। अब मुद्दा घूम फिर के ये आता है कि सेम फेज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? फेज का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या है फेज?
नहीं आइडिया? अरे भैया बोर्ड एग्जाम्स कैसे दिए? चलो इधर देखो यार, एक चीज बताओ। अगर कोई भी चीज ऑसिलेट कर रही है ना, तो 11th के चैप्टर में ऑसिलेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी चीज ऑसिलेट कर रही है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। भाई ध्यान देना, अब जो मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज हमारी ऑसिलेट कर रही है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सपोज आपने कोई एक पार्टिकल लिया, इस डायमीटर वर्टिकल वाले को हटा दो। सपोज मैं कह रहा हूं आपने कोई एक पार्टिकल लिया और ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो आप इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन लो। किस पे लो आप प्रोजेक्शन? इस डायमीटर पे लो। तो सपोज मेरा पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो अगर आप इसकी शैडो, इसका प्रोजेक्शन लोगे डायमीटर पे, तो उसकी पोजीशन यहां आएगी। फिर सपोज आपका पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो इसकी शैडो कहाँ आएगी? इसकी शैडो यहां आ जाएगी। फिर सपोज आपका पार्टिकल बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसकी शैडो कहाँ आएगी? इसकी शैडो पॉइंट ओ पे आएगी। तो अगर आप देखो आपकी शैडो अभी कहाँ मूव कर रही है, पार्टिकल की शैडो अभी मूव कर रही है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। पहले सब लोग चेक करके बताओ, सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया जो अभी तक मैंने जहां तक एक्सप्लेन किया है? Yes. अब जब पार्टिकल हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट कर चुका, हाफ सेमी सर्कल के वक्त तो हमारी शैडो जा रही है लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अब जब पार्टिकल नेक्स्ट हाफ सेमी सर्कल कवर करेगा, तो भैया नेक्स्ट हाफ सेमी सर्कल के वक्त इसकी जो शैडो है वो किधर जाएगी? फिर इसकी शैडो राइट हैंड साइड जाएगी। तो अगर मैं शैडो को देखूं तो हमारी शैडो एक ऑसिलेशन कर रही है। किसके अबाउट ऑसिलेशन कर रही है? पॉइंट ओ के अबाउट ऑसिलेशन कर रही है। कि पहले हमारी शैडो लेफ्ट में जा रही है, फिर हमारी शैडो राइट में आ रही है, तो वो पॉइंट ओ के अबाउट ऑसिलेट कर रही है। तो मैं सीधा सीधा आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज ऑसिलेट कर रही है, आप उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर मैं उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप देखो कि हर एक इंस्टेंट पे वो सेंटर से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। सपोज यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा 1, तो यहाँ पे उसने एंगल बनाया कुछ ना कुछ थीटा 2, और यहाँ पे उसने एंगल कितना बना लिया? 90 डिग्री। तो ऑसिलेशन करते वक्त जो वो एंगल बनाता है, उस एंगल को हम कहते हैं फेज। तो फेज का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, फेज का मतलब सिंपली एंगल होता है कि भैया किसी एक वेव ने कितना एंगल कवर किया है ड्यूरिंग द मोशन। अगर अब हम वेव की बात कर रहे हैं, तो आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि वेव हमारी साइन का फंक्शन होती है या फिर कॉस का फंक्शन होती है। इसलिए हम उसको साइनोसॉइडल वेव कहते हैं। साइनोसॉइडल वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे साइन या कॉस का फंक्शन होती है। तो भैया एक चीज आप मेरे को आप देख के बताना, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। कि ये मैंने वेव 1 ड्रॉ करी है, कि भैया ये वेव 1 है। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे ये साइन का ग्राफ है। अगर ये साइन का ग्राफ है तो मेरे को बताओ कि इस स्टार्टिंग पॉइंट पे एंगल की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज साइन 0 डिग्री? साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री कवर किया है। साइन 90 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो ये जो पीक वैल्यू है ये कितना एंगल रिप्रेजेंट करती है? ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करती है। फिर साइन 180 0 हो जाता है, तो ये एंगल हो गया 180। फिर साइन 270 मिनिमम एंगल होती वैल्यू होती है, दैट इज -1। तो ये 270, फिर ये 360। इस तरीके से आप करते जाओगे तो ये आ जाएगा 540। तो ये एंगल कवर की है इस वेव ने ड्यूरिंग द मोशन। सपोज मैंने कहा ये वेव 1 है। भैया ध्यान देते जाना, बस यही एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो सब हलवा है। अब ये मैंने दूसरी वेव ड्रॉ कर रहा हूं, ये दूसरी वेव भी साइन का ही फंक्शन है, लेकिन इस दूसरी वेव ने बस इतना ही ट्रेवल किया। तो मेरे को बताओ इस दूसरी वेव ने टोटल कितना एंगल कवर किया है? इस दूसरी वेव ने टोटल कितना एंगल कवर किया है? 360. वेरी गुड तरीका। 0, 90, 180, 360। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव 1 ने, ध्यान दो, एक मिनट रुको, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, एक मिनट प्लीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव 1 ने कितना एंगल कवर किया, तो वेव 1 ने टोटल एंगल कवर किया 540। प्लीज एक मिनट दो मेरे को, ऐप क्रैश हुई है, एक मिनट।
भाई कोई भागना मत, बस 1 मिनट। Sir. तो यार हम फेस को रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फर्स्ट वेव ने कितना एंगल कवर किया, तो 5 1 की वैल्यू हो जाएगी 540 डिग्री। और जनरली हम ये रेडियंस मतलब पाई के टर्म्स में लिखते हैं, वो हम अभी बाद में देख लेंगे। और अगर मैं देखूं कि वेव टू ने टोटल कितना एंगल कवर किया है, तो वेव टू ने टोटल एंगल कवर किया है 360 डिग्री। तो यार हमारे पास एक टर्म होता है फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस का मतलब है कि दो वेव के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है। तो इन दो वेव्स के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है? इन दो वेव्स के बीच में 180, मतलब पाई के डिफरेंस है। चेक कर लो, अब ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, व्हाट इज फेज एंड फेज डिफरेंस। Yes, sir. चलो डन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज वेवलेंथ। कि भैया वेवलेंथ को समझो। हमें पता है वेवलेंथ क्या होती है। भैया वेवलेंथ होती है कि किसी भी एक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब कि किसी भी एक वेव ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो एक लैम्डा का मतलब है एक ऑसिलेशन। तो देखो, हमारा 0 से लेके 360 तक 1 ऑसिलेशन हो गया। तो मतलब यहां से लेके यहां तक, तो हमारा हो गया 1 लैम्डा। फिर ये है हमारा हाफ ऑसिलेशन। तो हाफ ऑसिलेशन मतलब हो गया 0.5 लैम्डा। तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट वेव ने कितना पाथ कवर किया है, पाथ मतलब P1, कितना पाथ कवर किया है, तो मैं लिखूंगा 1.5 लैम्डा। सिमिलरली आप मेरे को देख के बताओ सेकंड वेव ने कितना पाथ कवर किया है, ये चेक करके बताओ। Sir, sign. 1 लैम्डा। 1 लैम्डा क्यों? क्योंकि इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। भाई आपको पता ही है ना, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल। तो भैया इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। तो एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो होता है 1 लैम्डा। तो भैया इसने कितना डिफरेंस कवर किया? इसने कवर किया 1 लैम्डा का। तो अगर मैं आपसे पूछूं पाथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आएगा? इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आएगा 0.5 लैम्डा, मतलब लैम्डा/2। तो अब आपको क्या करना होता है, आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना होता है। तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है, चेक करो। सिंपल सा रिलेशन क्या है और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 2πp/λ इज इक्वल्स टू डेल्टा फाइव। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो चैप्टर में बार बार यूज होगा। 2πp/λ इज इक्वल्स टू डेल्टा फाइव। कि अगर मैं कभी भी आपको पाथ डिफरेंस दे दूं, तो आप फेस डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। कि अगर मैं आपको फेस डिफरेंस दे दूं, तो आप दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक कंप्लीट करो, फिर देखते हैं आगे। Done, sir. डन। तो जैसे मेरे को एक चीज चेक करके बता दो, कि अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास फेज डिफरेंस है π/2 का। भाई चेक करके बताना आप लोग। फेज डिफरेंस है π/2। π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री का। तो मेरे को बताओ पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताओ जरा, पाथ डिफरेंस कितना आएगा। भाई अभी तक तो कैलकुलेट हो जाना चाहिए था, सिंपल ही तो था। डेल्टा फाइव की जगह π/2 रखो बस। तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? मेरे को लग रहा है आपको नहीं समझ में आया, या आप लोग अब कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो। भाई 2πp/λ एज इट इज। मेरे को डेल्टा फाइव की जगह लिखनी है वैल्यू π/2। तो यार देखो, पाई और पाई कैंसिल हो गया। मेरे को पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? पाथ डिफरेंस हमारे पास आएगा λ/4। चेक कर लो, सबको यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं, तो मैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ता हूँ। Yes. चलो डन। अभी मैं आपको सारी बेसिक चीजें बता रहा हूं ताकि आपको बाद में सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। यहां तक की चीजें क्लियर हैं, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यार ऑप्टिकल लेंथ का। ऑप्टिकल लेंथ।
अगर आपको याद हो, मैंने आपको अपेरेंट डेप्थ पढ़ाया है रे ऑप्टिक्स में। अपेरेंट डेप्थ में हमने 2 केसेस किए थे, और मैंने कहा था जनरली आपका एक ही केस आएगा। जैसे मैं बताता हूँ कौन कौन से 2 केसेस किए थे। सबसे पहला केस हमने किया था कि यार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम के अंदर है। जैसे एग्जाम्पल कि भैया ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड फिल कर दिया, और मैंने इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक कॉइन रख दिया। तो कॉइन हमारा ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम में प्लेस्ड है, और हम इसको देख रहे हैं बाहर से। तो इस केस में हमें ये एक्चुअल डेप्थ पे दिखाई नहीं देता, इसकी अपेरेंट डेप्थ पे दिखाई देता है। क्या किसी को याद है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपेरेंट डेप्थ? अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ, जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ बाय इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई भूल गए हो सब कुछ? सिमिलरली दूसरा केस क्या हुआ करता था? दूसरा केस होता था कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है रेयर मीडियम के अंदर, और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो प्लेस्ड है डेंसर मीडियम के अंदर। जैसे भैया इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमारा वही ले लो, फिश है पानी के अंदर, और फिश देख रही है एक बर्ड को। तो इस केस में हमारी जो ये फिश है वो ऑब्जर्वर है, और हम देख रहे हैं बाहर किसी एक बर्ड को। तो ऑब्जेक्ट हो गया रेयर मीडियम में, और ऑब्जर्वर हो गया डेंसर मीडियम में। इस केस में अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रियल डेप्थ। फॉर्मूला जस्ट बिल्कुल उल्टा, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रियल डेप्थ। तो बस ऐसा ही कुछ हमारा फॉर्मूला है ऑप्टिकल लेंथ का। ऑप्टिकल लेंथ का कॉन्सेप्ट समझो। यार मैं कह रहा हूं कि सपोज ये मैंने एक ग्लास स्लैब लिया है, और इस ग्लास स्लैब के अंदर मैं लाइट रे को ट्रैवल करा रहा हूं। तो अगर इस ग्लास स्लैब के अंदर मैं लाइट रे को ट्रैवल करा रहा हूं, सपोज कितने टाइम के लिए ट्रैवल करा रहा हूं? सपोज 2 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल करा रहा हूं। तो मेरे को बताओ, अगर मैं ग्लास स्लैब के अंदर लाइट रे को ट्रैवल कराऊं तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी इन कंपैरिजन टू एयर? तो कम। वेरी गुड, कम होगी। तो यार ये 2 सेकेंड्स के लिए अगर मैं इस लाइट रे को ट्रैवल करा रहा हूं तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी। सपोज इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, टी कवर किया। अगर अब मैं यही सेम लाइट रे को वैक्यूम में ट्रैवल कराऊं 2 सेकंड के लिए ही, तो भाई डेफिनेटली लॉजिकल बिल्कुल क्लियर है कि ये लाइट रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बिकॉज वैक्यूम और एयर के अंदर इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, और यहाँ पे इसकी स्पीड कम है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि भैया अगर मैं 2 सेकेंड्स के लिए इस लाइट रे को ट्रैवल करा रहा हूं किसी मीडियम में, और सेम लाइट रे को सेम टाइम इंटरवल के लिए मैं ट्रैवल करा रहा हूं वैक्यूम में, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का क्या रिलेशन आएगा, हम वो चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं ऑप्टिकल लेंथ। तो ऑप्टिकल लेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑप्टिकल लेंथ इज length traveled in vacuum in comparison to medium, length traveled by the light in vacuum। तो यार इसका फॉर्मूला सीधा सीधा वही है जो हमारा लास्ट वाला इस वाले केस का फॉर्मूला था, ये वाला। क्या फॉर्मूला चलेगा? ऑप्टिकल लेंथ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जितनी लेंथ इसने कवर करी है मीडियम के अंदर, तो म्यू इनटू टी। चेक करो ऑप्टिकल लेंथ भी समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बढ़िया। तो ऑप्टिकल लेंथ को हमने टी डैश से डिनोट किया था, तो टी डैश इज इक्वल्स टू म्यू इनटू टी। तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमें पता है एयर और वैक्यूम में इसकी लेंथ ज्यादा आएगी। बस एक लास्ट चीज, उसके बाद हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे। यार लास्ट चीज क्या है? मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखवा रखा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी बाय वी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गया,
तो हमें साफ पता चल गया कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो अगर मैं किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं तो याद रखना वो वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमारी वेवलेंथ मीडियम के अंदर डिक्रीज कर जाती है। और यही कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि भैया जब लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो कितनी डिक्रीज हो जाती है अब आपको पता है, वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस यहां तक पूरा कंप्लीट कर लो। अब मैं आपको एक दो सिंपल क्वेश्चन देता हूं, पहले वो ट्राई करते हैं। Done, sir. डन। अनीश काफी लेट ज्वाइन किया। सर पावर प्रॉब्लम था सर, पावर नहीं थी। अच्छा ठीक है, तो भैया क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो सॉल्व करने का। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यार हमारे पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है। भाई चेक करना, सिंपल सही क्वेश्चन है। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 600 नैनोमीटर्स, और ये इंसिडेंट कर रही है किसी एक ग्लास सरफेस पे। हमें उस ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज 1.5। और ये जो वेवलेंथ है ये एयर के अंदर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ इन ग्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सो ट्राई टू कैलकुलेट। कि भैया एक लाइट रे है जो ट्रैवल कर रही है एयर के अंदर 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हमें बताना है मीडियम के अंदर उसकी वेवलेंथ कितनी हो गई होगी, और हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बतानी है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको सी की वैल्यू पता ही होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये आपको याद होनी चाहिए, सिंपल है बिल्कुल। 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। साहिल बिल्कुल सही है आंसर, वेरी गुड यार। फ्रीक्वेंसी और बता दो। सुहानी वेरी गुड यार, आपका फ्रीक्वेंसी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रशांत वेरी गुड यार, बिल्कुल सही, आपका आंसर भी सही है प्रशांत, वेरी गुड। साहिल फ्रीक्वेंसी सही नहीं आ रही है यार, फ्रीक्वेंसी चेक कर लो फिर से। 10⁻⁴ तो सही आ रही है, वैल्यू 6 नहीं है, कुछ और है। चलो भाई लेट्स कैलकुलेट। तो यार सबसे पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो स्पीड की वैल्यू एयर वाली ले लो, क्योंकि हमें वेवलेंथ इन एयर भी पता है। वेवलेंथ इन एयर है 600 नैनोमीटर, और आपको नैनोमीटर का कन्वर्जन तो यार पता ही होगा, 600 और नैनोमीटर का होता है 10⁻⁻⁹। तो आप इसको सॉल्व करोगे और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे। तो मेरे को बताओ कितनी आ रही है ये फ्रीक्वेंसी। 5 into 10 raised to power 14 hertz. वेरी गुड, 5 × 10⁻⁻14 हर्ट्ज। सब लोग चेक कर लो, सबका आंसर यही आ रहा है, 10⁻⁻14 या सॉरी +14, मतलब 917, हाँ ठीक है, +14। बस फ्रीक्वेंसी आ गई, अब क्या बचा कैलकुलेट करने के लिए, वेवलेंथ इन ग्लास।
तो यार मैंने आपको बताया ही, वेवलेंथ इन ग्लास का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम है 600 नैनोमीटर्स, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, डिवाइड कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 नैनोमीटर्स। किस्सा खत्म। डन सर। डन। चलो तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं भैया, डन है तो। अब यार एक चीज देखो होता क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें वेव्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ गए, बस अब एक छोटी छोटी बातें पता है, दैट इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अब यहीं से हमारा याद रखो मेन चैप्टर स्टार्ट है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स से, यहां से ही मेन न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ स्टार्ट है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या कह रहा है भाई, अगर मैं ये सपोज ये एक पॉइंट ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से दो वेव्स ट्रैवल कर रही है, सपोज दिस इज वेव 1 और ये दूसरी वेव ट्रैवल कर रही है, दिस इज वेव 2। तो भैया वेव 1 का ऑसिलेशन अलग है पॉइंट 1 पे, पॉइंट ये पी पे, और वेव 2 का ऑसिलेशन अलग आ रहा है पॉइंट पी पे। तो नेट ऑसिलेशन या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पॉइंट पी पे, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो भैया मैं कह रहा हूं कि वेव 1 ने पॉइंट पी पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कराने की कोशिश करी है y1, वेरस वेव 2 ने डिस्प्लेसमेंट कराने की कोशिश करी है पॉइंट पी पे y2। तो हमें पता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से y नेट की वैल्यू क्या होगी भैया, y नेट की वैल्यू होगी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। एक बार रिपीट कर देता हूं, चेक करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं या मल्टीपल वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, तो हमारे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर एक वेव इंडिविजुअल ट्रैवल करेगी, वेव 1 का वेव 2 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और सिमिलरली वेव 2 का वेव 1 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों इंडिविजुअल ट्रैवल करेंगी, दोनों अपना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कराएंगी पॉइंट पी पे, y1 y2। तो पॉइंट पी का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, पॉइंट पी का नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा इन सबका इंडिविजुअल वेक्टर सम। इससे क्या समझाना चाह रहे हैं हम, समझो भैया भावनाओं को। भैया मैंने कहा कि ये वेव 1 है और वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, ये हमारे पास वेव 2 है और ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। इन दोनों को हम सुपरपोज कराना चाह रहे हैं, सुपरपोज का मतलब है इन दोनों को ओवरलैप कराना चाह रहे हैं। तो सपोज इसका एम्पलीट्यूड A1 ले लो, इसका एम्पलीट्यूड A2 ले लो, तो मेरे को बताओ A1 और A2 की वैल्यू पॉजिटिव है दोनों की या दोनों की नेगेटिव है, या किसी एक की पॉजिटिव किसी एक की नेगेटिव, सर दोनों की positive। दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब मेरे को ए नेट निकालना पड़ेगा, नेट एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो याद रखो नेट एम्पलीट्यूड्स में दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। तो जब दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे तो हमें रिजल्टेंट वेव क्या मिलेगी, हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी हाई एम्पलीट्यूड की, इंटेंसिटी एम्पलीफाई हो जाएगी इस तरीके की। और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा भैया, इसका एम्पलीट्यूड होगा A1 प्लस A2। सिमिलरली यहाँ पे दोनों एम्पलीट्यूड नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा A1 प्लस A2। मतलब हमारी इंटेंसिटी एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब समझ रहे हो ना, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी जब दोनों वेव सेम फेज में ओवरलैप करेगी। सेम फेज का मतलब क्या है, एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के ऊपर आना चाहिए, एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के ऊपर आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस लूं कि भैया ये एक वेव है जो इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, और ये एक दूसरी वेव है जो हमारा अपोजिट फेज में वाइब्रेट ऑसिलेट कर रही है, अपोजिट फेज में, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पे आ रहा है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव पे आ रहा है। तो आप मेरे को बताओ रिजल्टेंट वेव कैसी मिलेगी मेरे को, फाइनल वेव कैसी मिलेगी भैया, फाइनल वेव दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी, मेरे को जीरो इंटेंसिटी मिलेगी, जीरो इंटेंसिटी, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगी, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पे आ रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि यार जब भी दो वेव सुपरपोज करती है, भाई ध्यान दो अब जो मैं बोल रहा हूं, जब भी दो वेव सुपरपोज करती है तो हमारी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग अलग होती है।
काफी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, काफी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, और काफी बार इंटेंसिटी हमें मिनिमम मिलती है। तो जब हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और जब हमारी इंटेंसिटी मिनिमम आ रही है, दो वेव्स कैंसिल आउट हो गई हैं, तो इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे हम? डिस्ट्रक्टिव वेरी सुपरपोजिशन। गुड, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। भाई बहुत बढ़िया। अब मैं जैसे आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप उससे चेक करना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जब दो वेव्स ओवरलैप करती हैं तो हमारे पास कैसे कंस्ट्रक्टिव बनता है और कैसे डिस्ट्रक्टिव बनता है। तो भैया लो चेक करो। भैया सब मेरे को चेक करके बताओ, सबको यूट्यूब स्क्रीन दिख रही है? Yes. डन। चेक करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये पर्सन ने क्या किया है, दो बॉल्स ले रहा है। दो बॉल्स मतलब हम एक बॉल को अगर पानी में हिट करेंगे, तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैं किसी एक स्टोन को पानी में ड्रॉप कर दूं तो हमारे ऑल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर मैं दो स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूं तो फिर मेरे दो दो रिपल्स क्रिएट होंगे। एक बॉल वन क्रिएट करेगी, एक बॉल टू क्रिएट करेगी। और रिपल्स का मतलब क्या है? वेव। तो अगर मेरी दो वेव सुपरपोज कर रही है किसी की पॉइंट्स पे, तो क्या होगा वो दिखाना है इस वीडियो में। तो ये लो चेक करो। Sir, sound नहीं आ रही. जो आपको ये क्रिस क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे दो वेव सुपरपोज कर रही है, मर्ज कर रही है। चलो, अगर आप अब एक चीज नोटिस करो, जब हमारी दो वेव सुपरपोज कर रही है तो बीच में ये बिल्कुल ब्लैंक लाइन दिख रही है आपको। यस सर। तो सर बीच में ये बिल्कुल ब्लैक, ये जो ब्लैंक लाइन है, मतलब जहां पे बिल्कुल भी रिपल्स क्रिएट नहीं है, ये जहां पे मेरा एरो मार्क जा रहा है, तो भैया यहाँ पे बिल्कुल भी रिपल्स क्रिएट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे किस टाइप का सुपरपोजिशन हो रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। और हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे वेव्स के जो रिपल्स है उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे बीच में ये क्या होते जा रहा है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होते जा रहा है। क्या आपको इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। बढ़िया। चलो तो वापस अपने मेन मुद्दे पे आते हैं भैया। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जब हमारी दो वेव्स ओवरलैप करेगी तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां लिख रहा हूं मैं कि व्हेन टू वेव्स सुपरपोज, when two waves superpose each other या overlap each other, हमारी जो इंटेंसिटी है या एनर्जी है, इंटेंसिटी गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें यही पता लगाना है कि कहां पे इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी और कहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। हमें वो कंडीशंस डिराइव करनी है, बस ये कॉन्सेप्ट है। अब जब वेव सुपरपोज करती है, ये चीज याद रखो, जब वेव सुपरपोज करती है तो हमारे पास अलग अलग फिनोमिनन्स आते हैं। कौन कौन से अलग अलग फिनोमिनन्स आते हैं? 11th के वेव चैप्टर में पढ़ा होगा भैया। हमारे पास बीट्स बनती हैं, हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, और एक तीसरा फिनोमिनन होता है इंटरफेरेंस होती है। आई रिपीट, जब दो वेव सुपरपोज करती है तो हमारे पास तीन टाइप के फिनोमिनन आते हैं। बीट्स, दूसरा होता है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स, और तीसरा होता है हमारे पास इंटरफेरेंस। इन तीनों के लिए कंडीशंस अलग अलग है। हमें बीट्स नहीं पढ़ना, हमें स्टेशनरी वेव्स नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस पढ़ना है। यहां तक नोट डाउन कर चलो, फिर आगे देखते हैं कि इंटरफेरेंस कब बनेगा, कब बनेगा इंटरफेरेंस। Done, sir. चलो भाई बहुत बढ़िया, तो बढ़ते हैं आगे कि इंटरफेरेंस कब बनेगा। इंटरफेरेंस के लिए याद रखो यार, जो हमारी दो वेव्स होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, मैं कह रहा हूं इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए, दो वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए। अब कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं, ये मुद्दा आ जाएगा कि भैया ये कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं। नाम से पता चल रहा है, और आप मेडिकल स्टूडेंट हो। कोहेरेंट, इस वर्ड का मतलब क्या है? कोहेरेंट का बायो में पढ़ रखा होगा आपने, कोहेरेंट।
अरे भैया बायोलॉजी स्टूडेंट होके कोहेरेंट नहीं पता? कोहेरेंट का मतलब है कि भैया मेरे को एक ही पेरेंट सोर्स से दो चीजें मिल रही हैं। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. जैसे अगर मैं एक पार्टिकल लूं और इस पार्टिकल को तोड़ के दो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दूं, जैसे आपने बायो में पढ़ रखा होगा, तो ये मेरा पेरेंट सोर्स हो गया। इस पेरेंट सोर्स में से ही मैंने ये दो पार्टिकल्स निकाले हैं, तो ये दो पार्टिकल्स मेरे कहलाएंगे कोहेरेंट वेव्स, क्योंकि ये सेम पेरेंट से आए हुए हैं। तो बस यही चीज आपको वेव्स में समझनी है। कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट वेव्स की कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन कि भैया दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी दो वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आएगा। मतलब ये फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कोई भी जो वैल्यू आए वो कांस्टेंट आए। अब आपको ये ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल से समझो। एग्जांपल से भैया सबसे पहले मेरे को डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? यार ऐसा मत करो, ये तो बेसिक बेसिक टर्म है। डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अवंशिका, हेमराज, कोई भी बता दो। नहीं पता? भाई नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं वो हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि मैंने ये एक वेव ड्रॉ कर दी, ये मैंने एक वेव ड्रॉ कर दी, मैं कह रहा हूं यहाँ पे टाइम है 0 और यहाँ पे टाइम है 1। तो मेरे को बताओ 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं इस वेव ने? ऑसिलेशन का मतलब होता है एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल। तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं इस वेव ने? एक One. ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। वेरी गुड। सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि ये मैंने दूसरी वेव ली है और इसने इतना ट्रैवल कर लिया, लेकिन अभी भी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 1 ही है। मतलब अभी भी अगर आप देखो एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट हुआ है? 1 सेकेंड में ही कंप्लीट हुआ है। तो इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि भैया एक वेव ने थोड़ा सा धीरे चलना चालू किया, बाद में चलना चालू किया, और इस वेव ने बहुत पहले ही चलना चालू कर दिया होगा, इसलिए इसने दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए और इस वाली ने एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा। तो आप मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितना लिखूं? ये बताओ मेरे को आप, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? दोनों के बीच में इसने एंगल कवर किया 360, इसने 360 प्लस 360, इसने टोटल कितना एंगल कवर किया? 720। तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा? 360 मतलब 2 पाई का आएगा। और अगर मैं इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस पूछूं तो इसने ट्रेवल किया 1 लैम्डा, इसने ट्रेवल किया 2 लैम्डा, तो कितने का डिफरेंस आएगा? लैम्डा का डिफरेंस आएगा। अब देखो अगर ये दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या हो गया होगा? मेरी पहली वेव ने दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए होंगे नेक्स्ट 1 सेकेंड में, लेकिन मेरी नीचे वाली वेव ने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए होंगे? भैया इस वेव ने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि हर एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप देखो अभी भी दोनों में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है? अभी भी दोनों में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस 360 और लैम्डा का ही आ रहा है। तो इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो उस केस में हमारा कांस्टेंट फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, जैसे ये वाला देखो कि भैया इस वेव ने 1 सेकेंड में एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट किया, लेकिन दूसरी वाली वेव ने क्या किया? दूसरी वाली वेव ने सपोज दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली है 1 सेकेंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 1 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 2 हर्ट्ज। तो इस केस में अगर आप चेक करोगे तो हमारा फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा। इस केस में हमारा फेज डिफरेंस हर एक सेकंड पे अलग अलग आएगा। जैसे अगर आप नोटिस करो अभी फेज डिफरेंस कितने का है? 360 डिग्री का है। जरा नेक्स्ट 1 सेकेंड में कैलकुलेट करके देखो। नेक्स्ट 1 सेकेंड में भैया मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूं या आपको समझ में भी आ रहा है? चला रहा है। आ रहा है, गुड।
नेक्स्ट 1 सेकंड में इसने 2 वेव बना ली होगी, लेकिन इस नीचे वाली वेव ने नेक्स्ट 1 सेकंड में कितनी वेव्स बना ली होंगी? 4, क्योंकि 2 तो ये 1 सेकंड में बना ही रहा है। तो 1 2 3 4। तो अगर अब आप नोटिस करो कि अब की बार फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, भैया इसने टोटल एंगल कवर किया है 720, लेकिन इसका 720 तो यही हो गया, तो अब इसका 720 एक्स्ट्रा ट्रैवल आ रहा है। तो अब फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो देखो पहले आ रहा था 360, अब आ रहा है 720। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो याद रखो कोहेरेंट वेव्स की कंडीशन क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी, तभी हमारा फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चेक कर लो अब आपको कोहेरेंट वेव समझ में आई या नहीं आई। तो ये एग्जांपल हो गया कोहेरेंट वेव्स का, और ये एग्जांपल है नॉन कोहेरेंट वेव्स का। जब हमारी नॉन कोहेरेंट वेव्स कंबाइन होती हैं तो वो बनाती हैं बीट्स, लेकिन ये साउंड में होता है, वो बनाती हैं बीट्स। स्टेशनरी वेव्स के लिए दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए, लेकिन इंटरफेरेंस के लिए हमारी दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैंने दोनों वेव्स को सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कराया है, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड। चलो इसको ये नोट डाउन करके चलो, और कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। Done, sir. ये वाला एग्जांपल में नोट डाउन कर लिया भाई? सबने कर लिया या सिर्फ एक ही कर रहा है कोई? चलो डन। आ जाओ भैया फिर भावनाओं को समझते हैं। अब हमें फाइंड करनी है कंडीशंस, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं भैया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखते जाओ क्या है। यार मैंने कहा दो वेव्स को ओवरलैप करना है, तो वेव की इक्वेशन होती है y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। ये वेव की इक्वेशन होती है, जहां पे a1 क्या है? उस वेव का एम्पलीट्यूड, और वो डिस्प्लेसमेंट कराएगा पॉइंट p का y1। सिमिलरली एक दूसरी वेव है जिसकी इक्वेशन हम लिखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। प्लस माइनस फाइव क्यों लिख रहा हूं दूसरी वेव में? क्योंकि दो वेव्स के बीच में या तो फेज डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, या कुछ ना कुछ वैल्यू भी हो सकती है, तो ये फाइव की वैल्यू फेज डिफरेंस है। हम इन दोनों वेव्स को ओवरलैप कराना चाहते हैं, तो वाई नेट क्या होगा? y1 प्लस y2, मतलब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, सीधी बात। अब आपको स्टेप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, आपको सिर्फ फाइनल आंसर ध्यान देना है। फाइनल आंसर क्या है कि नेट एम्पलीट्यूड, जब मैं दोनों वेव्स को ऐड करूंगा और सॉल्व करूंगा, नेट एम्पलीट्यूड किसके बराबर आएगा? नेट एम्पलीट्यूड आएगा a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2√a1 a2 cos फाइव। जहां पे cos फाइव क्या था? फाइव क्या था? दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। अब हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूले को हम इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, और वही फॉर्मूला हमारे काम का है। क्या फॉर्मूला आएगा नेट इंटेंसिटी का जब दो वेव्स मर्ज करेगी? I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव, 2√I1 I2 cos फाइव। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें काम करना है। अगर अब आप एक चीज नोटिस करो कि भैया मेरी वेव सिंपली ऐड नहीं हो रही है, उसके साथ एक और टर्म आ रहा है। I1 I2 सिंपली ऐड नहीं हो रही है, उसके साथ कुछ ना कुछ और टर्म भी आ रहा है, और यही टर्म डिसाइड करके बताएगा कि भाई मेरा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में आ रहा है, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इसीलिए इस टर्म को, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं। वेरी गुड, क्योंकि यही डिसाइड करके बताएगा कि कब आपका कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कब आपका डिस्ट्रक्टिव बनेगा, यही डिसाइड करके बताएगा। कि किसी भी एक पॉइंट पे हमें कितनी इंटेंसिटी मिलेगी। Done, sir. Done, sir. डन, बहुत बढ़िया।
तो भैया कंडीशंस बहुत सिंपल हो गई हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि मेरी जो इंटेंसिटी है, मैंने तुम्हें बताया था इंटेंसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम। तो मतलब मेरे cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? cos की मैक्सिमम वैल्यू, भैया cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। और कौन से एंगल पे वैल्यू +1 होती है ये? भैया cos की ये वैल्यू +1 होती है 0 डिग्री पे। फिर किस पे होती है? पाई। फिर 2 पाई, पाई पे नहीं, पाई पे तो -1 हो जाएगी, cos 180 -1 होता है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो आपको कंडीशन पता चल गई कंस्ट्रक्टिव की, क्या कि मेरा जो फेस आना चाहिए, जो एंगल आना चाहिए वो 2 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो आप इसको लिखोगे 2n पाई, जहां पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। अगर अब मैंने आपको फेस डिफरेंस की कंडीशन बता दी है तो आपको क्या करना है? अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। वो फॉर्मूला यूज करो और मेरे को पाथ डिफरेंस की कंडीशन बताओ। चलो कंप्लीट करो इसे, इतने आप कंप्लीट करो, मेरे को 1 मिनट दो। यार किसी ने निकाल लिया पाथ डिफरेंस की कंडीशन? चलो चेक कर लेते हैं। तो यार ऐसा करो कि पहले 0 2 पाई, बस दो वैल्यू रख के देख लो, आपको अपने आप एक कंडीशन मिल जाएगी। तो भैया मैंने फॉर्मूला बताया था 2 पाई p/λ इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई। तो सपोज पहले फाई की वैल्यू 0 रख लो। फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास पाथ डिफरेंस भी कितना आएगा? 0 आएगा। फिर आप यहाँ पे फाई की वैल्यू रख के देख लो 2 पाई। तो 2 पाई कट जाएगा तो आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा आएगा। फिर हमारे पास 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, इस तरीके से वैल्यू आती चली जाएगी। तो यार आपको दिखेगा कि आपके पास पाथ डिफरेंस की क्या कंडीशन आ रही है? n लैम्डा, जहां पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब जब भी मैं वैल्यू n की 0 लूंगा तो याद रखो मेरे को हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा। और n की वैल्यू 0 का क्या मतलब है वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन बस इतना याद रखो n 0 पे हमेशा मेरे को कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा। तो ये कंडीशन हो गई पाथ डिफरेंस की, और वो कंडीशन हो गई फेज डिफरेंस की। ये आपको रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये हमने बात कर ली कंस्ट्रक्टिव की। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव की, कि डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशंस आएंगी। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। तो अगर नेट इंटेंसिटी मैं मिनिमम चाहता हूं तो मतलब मेरे cos फाई की वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए। cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1. वेरी गुड, -1। कौन से एंगल पे होती है ये वैल्यू -1? पाई। पाई, 3 5। पाई, मतलब ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल्स। तो अगर मैं ऑड मल्टीपल्स की बात कर रहा हूं तो मतलब भैया इधर क्या कंडीशन आएगी फाई की? ऑड मल्टीपल के लिए कैसे लिखते हैं? 2n-1, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 2n-1 इंटू पाई। लेकिन इधर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करूंगा मैं? n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा मैं। क्यों 1 से स्टार्ट करूंगा? क्योंकि अगर आपने n की वैल्यू 0 ले ली तो आंसर आ जाएगा -पाई। -पाई सही आंसर, गलत नहीं है, लेकिन -पाई का मतलब है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज भी चेक कर रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज चेक कर रहा हूं। तो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। चेक करो ये कंडीशन समझ में आई है फेज डिफरेंस की? यस सर। फेज डिफरेंस समझ में आ गया है तो फिर से वो पीछे वाला फॉर्मूला यूज करो।
रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, और मेरे को पाथ डिफरेंस की भी कंडीशन बता दो, क्या कंडीशन आएगी पाथ डिफरेंस की So पहले। 2 lambda. वेरी गुड। तो पाथ डिफरेंस आएगा पहले केस में लैम्डा बाई 2, दूसरे केस में आएगा 3 लैम्डा बाई 2, फिर आएगा 5 लैम्डा बाई 2। मतलब ये लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल के लिए तो हमेशा 2n-1 लिख देते हैं, लेकिन ये ऑड मल्टीपल किसका है? लैम्डा बाई 2 का है। तो ये कंडीशन हो गई हमारी पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस भैया हमारा यहां तक का मुद्दा खत्म। जो मेन मुद्दा था हो गया कि हमें कंडीशंस डिराइव कर ली, कंडीशंस पता चल गई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Done, sir. डन। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हमें दो वेव्स गिवन है, एक की इंटेंसिटी है आई और दूसरी वेव की इंटेंसिटी है 4i। मुझे क्या बताना है? मुझे फाइनल इंटेंसिटी बतानी है। फाइनल इंटेंसिटी, दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस तीन केसेस गिवन है। कौन कौन से तीन केसेस गिवन है? सबसे पहला केस कि भैया हमारा फेज डिफरेंस जो है फर्स्ट केस में वो 0 है। तो जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो हमें बताना है कितनी नेट इंटेंसिटी आएगी। सेकेंड, कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस गिवन है वो पाई बाय 2 का है। और थर्ड, कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो है पाई का। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। भाई क्वेश्चन सबको क्लियर है या कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अरे सुहानी बहुत बढ़िया यार, आप गुड, आपके तीनों आंसर्स करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। बस यार cos फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आई नेट इज इक्वल्स टू आई प्लस 4i प्लस 2√i into 4i, मतलब 4i स्क्वेयर हो गया ये बेसिकली, इंटू cos फाइव। आपको सारी वैल्यूज गिवन है। cos फाइव मतलब 0 डिग्री, cos 0 डिग्री होता है 1। सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते चले जाओ। ये हो जाएगा हमारे पास 5i, 4i स्क्वेयर का स्क्वायर रूट 2i, 2i into 2 4i। सीधी बात, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 9i। ऐसे ही आप बाकी दो पार्ट्स कैलकुलेट करो। टाइम दे रहा हूं प्रॉपर, चलो कैलकुलेट करके सब लोग आंसर बताएंगे यार। सेकंड वाला तो सबसे ज्यादा सिंपल है। cos पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90, cos 90 कितना होता है? 0. 0। तो मतलब ये पूरा टर्म जो इंटरफेरेंस टर्म है ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। प्रशांत बिल्कुल सही। क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट प्रशांत, एक मिनट, नहीं प्रशांत गलत है, इंटरफेरेंस टर्म पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास आई नेट बचेगा सिर्फ आई प्लस 4i, इंटरफेरेंस टर्म कट गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5i। लास्ट cos 180 डिग्री, पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, cos 180 डिग्री होता है -1।
तो जैसे इधर 4i प्लस में था क्योंकि इधर +1 थी वैल्यू, तो बस इधर क्या हो जाएगा, इधर ये -4i हो जाएगा बिकॉज cos 180 डिग्री इज -1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा i। भाई सब लोग चेक कर लो, सबको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. बढ़िया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास दो वेव्स हैं और दोनों की इंटेंसिटी सेम है। दो वेव्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। तुम्हें नेट इंटेंसिटी बतानी है 3 अलग अलग पार्ट्स के लिए, लेकिन अब की बार हमें फेज डिफरेंस नहीं गिवन, अब की बार हमें पाथ डिफरेंस गिवन है। पहले केस में पाथ डिफरेंस λ/4, दूसरे केस में पाथ डिफरेंस है λ/3, और तीसरे केस में पाथ डिफरेंस है λ/2। तो यार इस क्वेश्चन में भी कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। क्यों? अगर मेरे को पाथ डिफरेंस गिवन है तो बस इसमें एक स्टेप बढ़ गया। क्या बढ़ गया भाई? पाथ डिफरेंस की हेल्प से आप फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो ना, रिलेशन से 2πp/λ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तीनों केसेस के लिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। एक बार फेज डिफरेंस आ गया तो बस cos फाई की वैल्यू रखनी है और आपको नेट इंटेंसिटी निकालनी है। तो भैया ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एज अ होमवर्क। चेक करो इसमें कोई दिक्कत है? No, Yes. sir. भैया होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि इसको भूल जाओ, होमवर्क का मतलब है कि नेक्स्ट क्लास तक ये क्वेश्चन शो करना है। ये मत करना कि सर ने होमवर्क दिया कौन सा चेक हो रहा है तो करेंगे ही नहीं सॉल्व। कर लेना भैया, तुम्हारे लिए ये भला बात है। Yes. चलो डन। तो चेक करो